So hey guys, welcome back to my YouTube channel. क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस वाला वो इसमें ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में। लास्ट के कुछ एक दो टॉपिक्स है वो आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, दे विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। सो राइट डाउन। अभी जो आज पहली चीज़ सीखनी है हमने वो करेंगे कंडीशंस फॉर equilibrium for a dipole held in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक ये है हमारा आज का कि कंडीशंस बतानी है किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। कब? जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। आप लोगों को याद हो तो पिछली वीडियो में मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था कि डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। उसकी हमने पूरी डेरिवेशन लर्न की थी, डिराइव करी थी, ठीक है। आज हम सीखेंगे उसकी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशंस होती है बेटा, फर्स्ट कंडीशन इज़ कि नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई ये, नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। राइट डाउन विच इज़ पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होएगा? जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तभी तो नेट फोर्स ज़ीरो होएगा। हमने डिराइव किया था पिछली वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हो नोट्स में से अपने, ठीक है। सो नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो विच इज़ पॉसिबल व्हेन अ डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अदरवाइज क्या होगा? राइट डाउन कॉमा अदरवाइज क्या होगा? ई की वैल्यू वैरी करेगी, फोर्स जो है नेट फोर्स वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। राइट डाउन अदरवाइज वैल्यू ऑफ ई कैन वैरी एंड देन एफ नेट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। बट हमें क्या चाहिए? एफ नेट ज़ीरो होना चाहिए, तो हम उसको किस में रखेंगे? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशंस लिख लो बच्चों। नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में जनरली, ठीक है। नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो। अब ये कब पॉसिबल है? राइट डाउन कॉमा विच इज़ पॉसिबल व्हेन। सो हमें क्या करना है? नेट टॉर्क ज़ीरो चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद है, पिछली वीडियो में लर्न किया था, पी ई साइन थीटा शुड बी ज़ीरो, राइट, ठीक है। टॉर्क शुड बी ज़ीरो, ये कब पॉसिबल है? राइट डाउन विच इज़ पॉसिबल व्हेन। ऊपर लिखना, उसमें एज इट इज़ करते ना, पी ई साइन थीटा ज़ीरो। अब ये कब पॉसिबल होएगा? ये पॉसिबल होएगा जब साइन थीटा ज़ीरो होए। और साइन थीटा ज़ीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स है या फिर 10th में तो सबके पास ही, सबको पता होगा कि साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ होएगी, तो राइट डाउन इससे लिख लो थीटा ज़ीरो हो या थीटा 180 डिग्री हो। So there are two orientations. I'm sorry, it got rubbed. Right on. There are two orientations for which equilibrium exists. ठीक है। अब इन दो ओरिएंटेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा ना, या तो थीटा 180 होएगा या तो थीटा ज़ीरो होएगा। दैट इज़ ये कब होएगा? जब P और E को आपस में पैरेलल प्लेस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर प्लेस्ड या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू ईच अदर, राइट।
तभी तो ये पॉसिबल होएगी ना चीज़ कि इक्विलिब्रियम कब ऑब्टेन करेंगे, जब दोनों को या तो पैरेलल रखेंगे या दोनों को एंटी पैरेलल रखेंगे। इसके बाद आप लोग एक डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। 2 डायग्राम दिखाएंगे ना, एक थीटा 0 के लिए, एक थीटा 180 के लिए, ठीक है। दे शुड बी इक्वल एंड दे शुड बी पैरेलल, यानी कि इक्विडिस्टेंट। सो उसमें प्लेस कर दीजिए एक डायपोल इस तरह से, ठीक है। एक साइड प्लस क्यू चार्ज, एक साइड माइनस क्यू, एक साइड प्लस क्यू, एक साइड माइनस क्यू, ठीक है। ये पी वेक्टर के लिए हो गया, ये भी पी वेक्टर हो गया। अब इसमें क्या है, थीटा 0 डिग्री है बच्चों, ठीक है। और इस केस में थीटा 180 डिग्री। अब यहाँ मैंने भी एक गलती करी और ये बच्चे जनरली करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जब थीटा 180 डिग्री है तो ये वाली साइड तो ठीक है एंटी पैरेलल चलेगा, लेकिन जब थीटा 0 है पैरेलल चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या गलती कर दी हम लोगों ने, ये कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन नेगेटिव लेना और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें दूर पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से दूर वो इधर जाएगी, नेगेटिव से दूर वो इधर जाएगी, राइट। सो ये होगी पैरेलल डायरेक्शन, एंटी पैरेलल। ये डायरेक्शन मैंने कैसे बताई है, मैं चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगी। नेगेटिव से दूर होती है पॉजिटिव की तरफ, तो ये थीटा 0 होगी, ये पैरेलल की कंडीशन, और ये थीटा 180 डिग्री हो गई एंटी पैरेलल की कंडीशन। ऑल राइट, इसके बाद लिखो टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें चेक करना है कि कितना स्टेबल है हमारा इक्विलिब्रियम जो हमने ऑब्टेन किया है, ठीक है। तो उसके लिए 2 कंडीशंस है ना, राइट। फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हाट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 यानी कि u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा हमें पता है, और हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा 0 है, कॉस हमारा थीटा 0 है ना, तो यहाँ हम कॉस 0 की वैल्यू में पता है क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। सो u किसके इक्वल आ गया, माइनस पी ई के, ठीक है, यानी कि माइनस पी इंटू ई की। सो इससे क्या आ रहा है हमारा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, वो मैक्सिमम है और वो स्टेबल है। ये मेन 3 वर्ड्स है जो हर बच्चे को आने चाहिए, नेगेटिव, मैक्सिमम, स्टेबल। और जब थीटा 180 होगा तब देखते हैं, तब क्या करना है, बस थोड़े से चेंजेस लाने हैं। यहाँ लिख दो सबसे पहले थीटा 180 डिग्री, आपने अगली लाइन में लिखना है, ठीक है। सो यू वाई माइनस पी ई कॉस थीटा। सो अब यहाँ क्या लेंगे हम, कॉस 180 लेंगे, और हमें पता है कॉस 180 भी क्या होता है, 1, राइट डाउन, ठीक है। सो ओके, सो ये हो गया माइनस पी ई इंटू -1, कॉस 180 इस बच्चों -1, ठीक है। इट्स नॉट 1, इट्स -1। सो ये माइनस पी ई इंटू -1 क्या, और यहाँ क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि थीटा 180 है तो पॉजिटिव मिनिमम और अनस्टेबल होएगा, थीटा 0 है तो नेगेटिव मिनिमम और अनस्टेबल होएगा, थीटा 180 है तो सॉरी यहाँ मैक्सिमम आएगा बेटा, राइट डाउन, मैक्सिमम है ना 180 डिग्री पे, ठीक है। पॉजिटिव है तो मैक्सिमम होएगा, नेगेटिव है तो मिनिमम। सो दिस इज द 2 कंडीशन जब थीटा 0 है और थीटा 180 डिग्री है। ऑल राइट, उसके बाद वाला जो आर टॉपिक इज दैट इज द गॉस लॉ। दिस is a very 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 important topic, right? So this topic is very 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 important topic बच्चों, और ये टॉपिक पेपर में 500% आएगा। टॉपिक क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कोई भी एक एप्लीकेशन दे देंगे एंड दे गिव यू टू डिराइव, और इसी से न्यूमेरिकल बनता है, क्यूब वाला न्यूमेरिकल, एक सिलेंडर वाला न्यूमेरिकल, दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दोनों ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ देम 1 क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी देयर इन द 1 सेट। ए में कुछ दे रखा है तो बी में दूसरे वाला आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द गॉस लॉ एक्चुअली इज। इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड।
अब ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला से पूरी इसकी स्टेटमेंट लिखवा दी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यू कैन वेरी इजीली राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? अच्छा, यहाँ एक और चीज़ लिखनी है, क्लोज्ड सरफेस। पहले फॉर्मूला लिखा और फिर स्टेटमेंट लिखा ना। कि गॉस लॉ क्या स्टेट करते कि इंटीग्रल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कब? क्लोज्ड सरफेस पे। किसके इक्वल है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। इसी से आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको याद करना है किसी भी तरह। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। राइट डाउन इट states that surface integral of electric field over an enclosed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed. किसमें enclosed है net charge? In the loop, right? So this is a statement of the Gauss law. After this, one thing which we have to learn is about the electric flux, right? This is a very 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 important topic which you have to know. That is the electric flux. It is denoted by phi and to the subscript. ठीक है, this is the denotion, or right we can say this is how we denote. उसके बाद देख लो इसकी definition. So write down its definition. It is defined as the number of electric field lines passing through a given surface. यहाँ तक सब सही लिखा था, उसके बाद जो लिखना है वो इम्पोर्टेंट है. along the normal. ठीक है, ये अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ कैसे. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पास करती हैं गिवन सरफेस के उसके नॉर्मल के लॉन्ग. इसको डिनोट, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो. फाई ई विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस कॉस थीटा. दिस इज़ द फॉर्मूला वेयर थीटा क्या है? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल. ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि फाई इक्वल सी डी एस कॉस थीटा में थीटा क्या है? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल. ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे. मान लो ये हमारा सरफेस है. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है. दिस विल बी राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद एक लाइन लिख लेते हैं. ये जो गॉस लॉ है उसको हम यूज़ करते हैं फोर्सेस फाइंड करने के लिए. कब? जब चार्जेस हो बल्क में. ठीक है, और ये जो चीज़ है कूलम्स लॉ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि कूलम्स लॉ जो है डील्स विद द पॉइंट चार्ज. जब हमने कूलम्स लॉ रीड किया था, और कूलम्स लॉ जब हम लोगों ने रीड किया था तो हम लोगों ने देखा था उसमें वी डेल्ट विद द पॉइंट चार्जेस. राइट. अब गॉस लॉ में वी विल डील विद द चार्जेस इन द बल्क. सो राइट डाउन दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गॉस लॉ is used for finding forces for charges in the bulk, which is not possible by Coulomb's law. As it deals with point charges. Right. So this is very 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 important line कि जो गॉस लॉ है
उसको यूज़ करते हैं बल्क चार्जेस के लिए। और हम गॉस लॉ पढ़ते हैं क्योंकि हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ा था। उसके बाद गॉस लॉ पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? कूलम्स लॉ जो था इट डेल्ट विद द पॉइंट चार्जेस, लेकिन गॉस लॉ जो है इट विल डील विद द चार्जेस इन द expression for Gauss law. This is important क्योंकि जब भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन आती है सो वी कैन in order to increase the length of the answer if it's a 5 or a 6 mark question we can also derive this thing, but already the derivations of that applications are long, but if you don't remember at least you can derive and you'll get half or 1 marks. ठीक है, so let's write down the expression for the Gauss law. Let's use another color now. Yeah, see, let us consider a point charge plus Q is placed at the center of an imaginary, or you can write down in the bracket, Gaussian sphere whose radius is capital R. Now we'll consider small area element that is ds. ds हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल एरिया के लिए, राइट? that is ds on the Gaussian sphere and draw the normal. अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ लिखी है लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, ताकि आगे की डेरिवेशन आप लोगों को समझ आ जाए. ठीक है, फिज़िक्स बच्चों सबसे पहले बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो इट इज़ अबाउट द डेरिवेशन. ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, लेकिन जैसे कि नीट में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स कब आएंगे? जब फार्मूलाज डिराइव करके वी नो द स्टेप्स. ठीक है, सो इसलिए डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट है ही. इतना लिख लिया. तो मैंने क्या लिखवाई कि हमने कंसीडर किया एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. ठीक है, जो कि प्लेस्ड है सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर. मान लो दिस इज अ स्फीयर, उसके सेंटर पे ये चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड है. ठीक है, उसका रेडियस है बच्चों कैपिटल आर. ठीक है, अब हम कंसीडर करेंगे कंसीडर कर लें उसके साथ उस सरफेस से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर ली. ठीक है, ये कंसीडर किया था. ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. प्लस है ना, पॉजिटिव से दूर होती है फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव की तरफ होती है. ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा अब तक जो मैंने लिखवाया. उसके बाद अब लिखते हैं. ठीक है, अब हमें गॉस लॉ का फॉर्मूला पता है ना, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड. ये था फॉर्मूला. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे. दैट विल बी आवर डेरिवेशन. ठीक है, सो नाउ राइट डाउन LHS ऑफ गॉस लॉ. लेट अस सी क्या होती है LHS ऑफ गॉस लॉ बच्चों. सो व्हाट इज द LHS ऑफ द गॉस लॉ? वी हैव दैट इज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर dot small surface area element ds vector, right? It डॉट प्रोडक्ट cos थीटा के इक्वल होता है और क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा के इक्वल होता है, राइट? राइट डाउन हेयर थीटा इज 0 डिग्री. दैट इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल, राइट? ये तो हमें पता ही है अब तक. ठीक है, अब थीटा 0 है, सो cos 0 कितना होता है? 1 होता है.
सो इट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, क्योंकि कॉस ज़ीरो तो 1 हो गया, तो हट गया वहाँ से। अगर मैं ई बाहर ले लूँ और अंदर क्या बच गया, डी एस। डी एस का इंटीग्रल क्या होएगा, एस, दैट इज़ छोटे का इंटीग्रल बड़ा, सरफेस एरिया, राइट। सो वेयर एस इक्वल्स टू द सरफेस एरिया, राइट। सरफेस एरिया किसका है, ये सरफेस एरिया है ये गॉसियन स्फीयर का। सो दिस इज़ व्हाट एस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया सबको पता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कैपिटल क्यों लिखे, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। ये हो गया हमारा एल एच एस। ओके, सो लेट्स राइट नो। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमने निकाला है। सो 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। सो व्हाट वी गेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज व्हाट इज द आर एच एस। आर एच एस क्या होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, राइट। सो दिस इज इक्वल टू द आर एच एस ऑफ द गॉस लॉ, हैंस वी कैन से प्रूव्ड। हमने किया क्या है, हमने एल एच एस को लेके चले हम लोग और उससे हम आर एच एस तक पहुंच गए, एंड हैंस वी फाउंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द गॉस लॉ, राइट। इसके बाद एक बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉ कॉमा ऑब्टेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जस्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, बट हाँ काइंड ऑफ डेरिवेशन टाइप है, छोटी सी। क्या है कि गॉस लॉ को यूज़ करके डिराइव करना कूलम्स लॉ किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फिर से वही करना अभी तक हमने कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर whose radius is capital R, then we'll consider small surface area element ds on the sphere and the normal and the field is directed normally outwards, ठीक है। यही सेम डायग्राम जो हमने ड्रॉ की, प्लस क्यू चार्ज, ये छोटा सरफेस एलिमेंट ds, इससे ड्रॉ किया नॉर्मल, फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, राइट, एंड दिस इज द रेडियस r। ये अभी तक हमने किया है, राइट। सो व्हाट वी हैव अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से ऑब्टेन करना ना। So we'll be starting with the Gauss law, right? According to Gauss law, we have integral of electric field into surface element equals to, over a closed surface equals to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed, ठीक है। इतना हम लोगों को पता है। इस ई डॉट डी एस को मैं ई डी एस कॉस थीटा लिख सकती हूँ, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा equals to q net upon epsilon naught. All right, so what I can write here is q net upon epsilon naught, and here we have कि थीटा 0 होता है, दैट इज एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल, राइट इट डाउन, ठीक है। राइट की इट इज क्या, एंगल बिटवीन फील्ड एंड के आ चुके हैं, इसमें हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे क्या बन जाएगा, ई एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। एस राइट डाउन अगेन देयर, व्हाट इज एस, एस इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, राइट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ आ गया, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो आई हैव, मेरे पास क्या चीज़ है कि ई एस इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड है। सो एस को मैं उधर लेके जा सकती हूँ, क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नोड। अब एस की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोड, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड को अलग कर दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड अलग हो गया, क्या बच गया, इंटू क्यू, छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो छोटा क्यू वहाँ चला गया, ठीक है। सो व्हाट आई गेट कि फोर्स इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द कूलम्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हैंस प्रूव्ड, हैंस डिराइव्ड। very short, easy and important question for the board exams.
इस वीडियो में बच्चों मैं इतना ही रखूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डालने वाली हूँ दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ। उसमें सिर्फ एप्लीकेशंस कवर होंगी क्योंकि मैं उसकी सबकी चारों एप्लीकेशंस की डेरिवेशन कराने वाली हूँ, ठीक है। इट विल बी अप्रॉक्स हाफ एन आवर वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वीडियो देख के अच्छे से नोट्स बना लिए, सो गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, यू विल गेट 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बस 4 इक्वेशंस 5 मार्क्स हैं, आपके ऊपर है कैसे आप लोगों ने करना है, ठीक है। के साथ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन नीट, आई मीन व्हाट अबाउट नीट एंड हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज, timetable and all that, ठीक है। I'll try making it right now or maybe as soon as possible. So hope you are all doing good and keep doing good. All the best for your future. I'm always there for you. So see you in the next video. Bye bye. Take care. Tata. Jai Hind.